नमस्कार, मैं आयुष्पाल टीवी 27 न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है उनकी वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और अब नतीजे आना है 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तमाम ओपिनियन पोल्स जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली में तमाम सियासतदानों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। शाम 6 बजे के बाद परिणामों का पूर्वानुमान यानी कि एग्जिट पोल की शुरुआत हो गई। इस बार यह काम थोड़ा कठिन इसलिए भी है क्योंकि यह चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा गया। खास बात यह है कि इस बार सारे मुद्दे एक एक कर सामने आते रहे और तमाम पार्टियां उन मुद्दों पर अपनी राजनीतिक चालें चलती रही। सबसे पहले जनता को दी जाने वाली मुफ्त की सुविधाएं और सेवाओं का मुद्दा सामने आया। इसके आधार बनाकर जनता को अपने पक्ष में करने की जद्दोजहद शुरू हुई और सभी दल एक दूसरे को पछाड़ने में लगे रहे। सबसे ज्यादा महिलाओं को दी जाने वाली नगद रकम को लेकर के रस्साकशी देखने को मिली। इसके बाद भ्रष्टाचार, टूटी सड़कें, बजाती नालियां, इसी के साथ साथ ओवरफ्लो होते सीवर लाइन जैसे विकास के मुद्दे उठे। फिर अचानक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली के दंगल में लगातार उनका प्रवेश होता है। उनके बयान सामने आते हैं। नाले में बदबू और पवित्र यमुना के मुद्दे को लेकर के वे अपनी बात सामने रखते हैं और यह मुद्दा छा जाता है। अरविंद केजरीवाल अब तक बढ़त बनाते दिख रहे थे। इस मुद्दे के सामने आते ही बैकफुट पर वे नजर आने लगे। उन पर ऐसा चौतरफा हमला हुआ कि उन्हें जनता के सामने स्वीकार कर लिया कि सड़क सफाई और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के साथ साथ यमुना सफाई का काम वो नहीं कर पाए। गलती स्वीकार करने के साथ ही बैकफुट पर गए। केजरीवाल ने सिंपैथी कार्ड खेलकर वापसी कर ली। यहां से शुरू हुआ एक दूसरे पर हमले और आरोपों का दौर जो दिल्ली में मतदान के एक रात पहले तक जारी रहा। मामला मतदाताओं को रुपए बांटने, शराब बांटने तक आ पहुंचा। दिल्ली की जनता ने चुनाव प्रचार के इन सारे दौरों को देखा और आज अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। और इसी को लेकर के हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ अजय जी, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। पूजा जैन, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ विजय चौधरी हमारे रिपोर्टर जो हैं वो दिल्ली से लाइव है। पंकज वानखेड़े हमारे साथ लाइव है। और सबसे पहले मैं आपको 6 तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से दिल्ली में चुनाव देखने को मिला और तमाम राजनीतिक हस्तियों ने यहां पर चुनाव डाला। आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने भी अपना वोट यहां पर डाला। रामनाथ कोविंद आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, वो भी वोट डालते हुए नजर आए हैं। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, उन्होंने भी अपने वोट डाला, यहां पर वोट करते हुए नजर आए। प्रियंका गांधी यहां पर नजर आई। अरविंद केजरीवाल की आप तस्वीर देख रहे हैं और मनोज तिवारी को भी आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और यहां पर ये तमाम राजनीतिक हस्तियां जो है वोट डालते हुए नजर आई। इसी बीच एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बढ़त देखने को मिल रही है। क्या कुछ सियासी बयान सामने आया है, पहले वो सुनते हैं फिर चर्चा पर आते हैं। जनता को बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है। दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। दिल्ली के 3 चुनाव लड़े थे और ये चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज्यादा आता है। मैंने जो एग्जिट पोल अभी देखा है, मुझे लगता है हमारा एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल से भी बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आज सुबह 4:30 बजे से उठा हुआ हूं क्योंकि हमें अपने प्रमुख पदाधिकारियों को जगाकर और पोलिंग एजेंट को
बूथ पर भेजना था, पोलिंग सेंटर पे भेजना था। दिन भर में अपनी लोकसभा के 10 सीट पे गोंडा में वोट देने के बाद बाबरपुर, तिमारपुर, फिर करावन नगर, फिर मुस्तफाबाद, गोकलपुर और फिर हम सीमापुरी से होते हुए सीलमपुर, ये सब होते हुए बुराड़ी, हमने रोहतास नगर सहित सभी को जो 10 सीटों पे जो हमको लोगों का जो रिएक्शन दिखा, वो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है। और हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है, मगर एग्जिट पोल एग्जिट से बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हम ये चौथा चुनाव लड़ रहे हैं और हर एग्जिट पोल में हमारी सरकार बनती हुई नहीं दिखाई गई, परंतु रिकॉर्ड ब्रेक की अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। दिल्ली में शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली पे, पानी पे काम किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है, बुजुर्गों की सेवा के लिए काम किया है। और ये चुनाव रिजल्ट देगा, आम आदमी पार्टी के पक्ष में देगा और सरकार। तो एग्जिट पोल को लेकर के तमाम सियासी बयान आपने सुने। अब हमारे मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा पंकज वानखेड़े के पास। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर लगातार मौजूद थे। पंकज, ग्राउंड पर क्या स्थितियां देखने को मिली है? जिस तरीके का सर्वे सामने आ रहा है, क्योंकि आप पूरे दिन ग्राउंड पर थे, लगातार वोटर से भी आपकी बातचीत होती रही, किन मुद्दों ने वोटर को इन्फ्लुएंस किया है और किस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? पंकज, देखिए, कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, अलग अलग मुद्दे थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार वोटरों ने अपना अपना एक मत बनाया था, उसके आधार पर लोगों ने मत दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि इस बार फिर महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। जो 6 बजे तक के जो आंकड़े माफी चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किया उसके हिसाब से, और हम लोग जो ग्राउंड में थे, ग्राउंड में खास तौर पर हमने जो लंबी कतार जो देखी, महिलाओं की लंबी कतार देखी है, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात करूं, साउथ दिल्ली की बात करूं या वेस्ट दिल्ली की बात करूं, तमाम जगहों पे, या नई दिल्ली पे विधानसभा की बात की जाए, इन तमाम जगहों पर हमने देखा है बढ़ चढ़कर तमाम महिलाएं तो वो वोट करती नजर आई हैं। तो कहने के ये एक टर्नआउट हो सकता है कि अब देखिए, दिल्ली की विधानसभा में या लोकसभा चुनाव में अक्सर ये कहा जाता है कि जहां महिलाएं मूड बनाती हैं तो हो सकता है कि वो चीज बदलाव नजर आएगा। तो कहने के महिलाओं ने क्या सोचा है वो अब खैर आने वाला वक्त है, लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि बदलाव की कगार पर या बदलाव की तरफ दिल्ली जाता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से महिलाओं ने कई मुद्दों को अपनी बात रखी थी। जी पंकज, क्योंकि आपने महिलाओं का मुद्दा रखा, क्यों हमारे साथ पूजा जैन जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूजा जी, महिलाओं का जिक्र यहां पर आ रहा है, लेकिन महिला किसके पक्ष में वोट करती हुई नजर आई है? क्योंकि 2 तरीके की चीजें जो है यहां पर देखने को मिली है। 2100 आम आदमी पार्टी की ओर से रखा जाता है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस और बीजेपी की, तो वहां से 2500 रुपए रखा जाता है, हर महीने हम 2500 रुपए देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से जिस तरीके से यूनिट जो है, बिजली की यूनिट वो फ्री दी जा रही है, बस सेवा फ्री है, महिलाएं किसके पक्ष में अपना रुख रखती हुई नजर आ रही हैं आज? पूजा जी, मेरा सवाल आपसे था, आपको आवाज आ रही है? आयुष की आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी, अपनी बात करें। जी हाँ, आयुष जी, देखिए, दिल्ली में मैं आपको बता दूं, एग्जिट पोल एक अलग बात है। जब मैं खुद वोट करने गई, मैं दिल्ली की ही वोटर हूं, जब मैं खुद वोट करने गई हूं तो जो मैंने वोटिंग बूथ के बाहर का जो माहौल देखा है, वहां पे बिल्कुल क्लैरिटी थी देखने के बाद में कि यहाँ पे जितने सारे वोटर्स हैं वो सारे के सारे बीजेपी वोटर्स हैं। और आप कहीं भी कोई सी भी विधानसभा में चले जाइए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, ज्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं उनमें बीजेपी की होड़ है। और कहीं ना कहीं ये बात फैक्ट है कि दिल्ली में जो है तख्ता पलट डेफिनेटली होगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनेगी ही बनेगी। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने मॉर्निंग शो में भी ये बात बोली थी कि दिल्ली में बहुत ज्यादा जरूरत है डेवलपमेंट की, क्योंकि सारी पावर्स, जैसे कि आम आदमी पार्टी शुरू से बोलती आई है कि सारी पावर्स जो है एलजी के पास है, और जिसकी वजह से हमारे फाइल्स क्लियर नहीं होते हैं, हमारे काम नहीं हो पाते हैं। तो जनता के पास एक मैसेज गया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो डेफिनेटली हमारे सारे काम हो जाएंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, जो डेवलपमेंट इतने सालों से रुका हुआ है वो डेफिनेटली होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल के हिसाब से भी आम आदमी पार्टी की सिर्फ 18 से 25 सीटें
दिखाई दे रही हैं कि जो मिल सकती हैं इनको। और बाकी की जो है बीजेपी का जो आ रहा है, कम से कम आप लगा के चलिए 42 सीटें होंगी ही होंगी, 42 से 50 सीटें बीजेपी का भी शो कर रहा है। कांग्रेस का टोटल 2 या 3 सीटें मैक्सिमम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगी। जी पूजा जी। तो बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिटी है यहाँ पे, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, नो डाउट बिल्कुल बनेगी, क्योंकि बीजेपी ना सिर्फ जो स्कीम आम आदमी पार्टी ने इतने टाइम से चला करके रखी थी उनको भी कंटिन्यू रखेगी, और इसके अलावा जो सेंट्रल की योजनाएं हैं उनको भी अवेल कर सकेगी दिल्ली जी की पूजा जनता। जी, हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से महिलाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है, महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, महाराष्ट्र में देखा, महिलाओं ने भारी संख्या में बीजेपी को वोट किया है। क्या दिल्ली में भी महिलाएं जो हैं वो सत्ता का सिंहासन हिलाने वाली है? देखिए, जो पोजीशन है महिलाओं का वोट इस बार बीजेपी को ज़्यादा गया है। पहले महिलाओं का वोट चूँकि बस वगैरह फ्री थी और इसलिए चला गया था आप क्यों। इस बार वजह ये रही कि महिलाएं भी कई उस पर डिवाइड हो गए। जैसे पूर्वांचल की महिलाएं सबसे ज़्यादा केजरीवाल के विरोध में रहीं, चूँकि उनके सामने समस्या रही बिहार और पूर्वांचल की। जब वो छठ पूजा में गए, उन्होंने जो जमुना जी की स्थिति देखी, हालांकि उनसे कहा गया था जमुना जी के लिए आप लोगों को अरेंजमेंट कर देंगे, कुछ भी नहीं दिखा वहाँ पे। जिस तरह से उसके कूड़े के पहाड़ दिखे और वो दिखे, फेना दिखा, ये सब देख के महिलाएं पहले से नाराज़ थी। दूसरी आपको बता रहे, इधर जो ये बजट आया, इस बजट ने भी महिलाओं को कर दिया। आपको बता दें कल क्या हुआ है, कल कोई नहीं जान पाया, बिहार में काफ़ी महिलाओं को नौकरी दे दी गई। और वो चीज़ बिहार पे पूरे यहाँ बिहार के मतदाता, पूर्वांचल के मतदाता में गया कि देखिए केंद्र ने बजट दिया है और महिलाओं के लिए इतनी इतनी सुविधाएं। और साथ में दिल्ली के लिए उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट जगह या किसी भी घर पे काम कर रही हैं, आया वगैरह, और ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं और जो डिलीवरी का काम कर रही हैं, मतलब कोई सामान को डिलीवर करते हैं, और ये जो लोग स्कूटर से देने जाते हैं, इन सब को अवकाश मिलेगा, पेंशन मिलेगी। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान, उनको 6 महीने की सैलरी देनी ही पड़ेगी। उससे महिलाओं के अंदर ये गया कि देखिए कोई आया है तो उसको 6 महीने के, उस महीने उसके मालिक को नौकरी पैसे देने ही पड़ेंगे। इन सब का भी असर रहा। तो उन्होंने 6 किट का कहा, मतलब कुल मिला के उनका बजट टोटल पॉलिटिकल रहा, दिल्ली और बिहार को ले करके था। इसका बेनिफिट ये ले गए और महिलाओं के अंदर एक सॉफ्ट कार्नर आ गया। जी अजय जी, इसी को लेकर के मैं पंकज पास आपको लिए चलता हूं। पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, महिलाओं को लेकर के बातचीत चल रही है और यह कहा जा रहा है कि इस बार महिलाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ झुकी हैं, उनकी और वोट प्रतिशत जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि आप सुबह से ही ग्राउंड पर थे, तमाम महिलाओं से आपने बातचीत की है। क्या कुछ रुख महिलाओं का देखने को मिला है पंकज? देखिए, इसको दो तरह से डिवाइड कीजिए। देखिए, कुछ महिलाएं हैं जो जिनको फायदा मिल रहा है जो तमाम योजनाएं हैं उसका, तो वो बेशक अरविंद केजरीवाल को वोट करती नजर आई हैं। लेकिन दूसरा तबका ये भी था जो आलोक सर कह रहे थे अभी कि जिस तरह से बिहार से कनेक्ट, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जब वो बाहर जाती हैं, डेवलपमेंट देखती हैं, और खास तौर पर दिल्ली के अंदर एनडीएमसी एरिया में आती है, तब वो डेवलपमेंट देखती है कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट किस तरह से डेवलप्ड हो रहा है, और बाकी जगहों पे कूड़ा है और गंदगी है, गलियों में पानी भरे हुए हैं, नाले भरे हुए हैं। तो कहने का, और यमुना गंदगी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण एक मुद्दा रहा है पूरे चुनाव में। तो वो मुझे लगता है कि ये भी एक कारण रहा। और दूसरा ये कि मोदी की गारंटी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में चलती है, तो वो भरोसा मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं टर्नआउट करता नजर आया है, और वो भी एक कारण हो सकता है जो अब कहीं ना कहीं महिलाओं को टर्न। जी पंकज, जिस तरीके से हम लोग लगातार दिल्ली चुनाव को कवर करते आ रहे हैं, आप भी तमाम रैलियों में जो गए हैं, एक तरफ एक मोटिव देखें तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है और वो यमुना का जिक्र करते हैं। वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, अगर आप में हिम्मत है तो आप यमुना में जाकर स्नान करके दिखाइए, हम तो प्रयागराज में करके आए। तो कहीं ना कहीं यमुना का जो मुद्दा है, वहां से जो गेम है वो बदलता हुआ नजर आया पंकज। बिल्कुल, बेशक। देखिए, आप इस तरह देखिए कि अगर आउटर दिल्ली के आसपास देखिए तो हरियाणा से कनेक्ट होता एरिया है, जो हरियाणा से कनेक्ट होता हुआ एरिया है, चाहे द्वारका हो, नजफगढ़ हो या बदरपुर है, तमाम जो एरिया है वो कहीं ना कहीं हरियाणा से कनेक्ट होते हैं। और हरियाणा से कनेक्ट होता है, और हरियाणा का पानी जब दिल्ली आता है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया था वो भी कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को कनेक्ट करता नजर आया है। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री यमुना पे जाते हैं जो दिल्ली में एंटर होती है, और दिल्ली से पहले वहां पे पानी लेते हैं, उसको पी के दिखाते हैं।
तो वो भी एक मैसेज लोगों तक पहुंचा है। तो यमुना को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल 2015 में भी कहा था और उसके पहले भी कहा था कि हम आने वाले 5 सालों में यमुना को पूरी तरह से स्वच्छ कर देंगे, वहां पे बोट होंगी और वहां पे सौंदर्यीकरण होगा आसपास के एरिया में। वैसा कुछ भी नजर नहीं आया, जिसके लेकर एक नाराजगी वो रही है। लेकिन जिस तरह से हम लोग एग्जिट पोल को लेकर चर्चा कर रहे हैं आयुष, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा टर्नआउट होगा कि जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए। जरूर कंपटीशन में भारतीय जनता पार्टी है जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन फाइट टफ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन जरूर है कि नाराजगी लोगों में थी और नाराजगी वोट में तब्दील हुई है। और वोट अब 8 तारीख को जब मत खुलेगा, जब ईवीएम में काउंटिंग शुरू होगी, तब मालूम चलेगा कि नाराजगी कितनी थी और कितनी सहमति थी अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम लोगों के बीच में। दूसरा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था आयुष की, वो था लगातार साफ सफाई को लेकर। क्योंकि लगातार जब भी हमने लोगों से बात किया, करीबन 1 महीने तक लोगों से बातचीत करते नजर आए हैं और लोगों से बातचीत में एक ही बात नजर आई हमको कि हर बार अरविंद केजरीवाल ये कहते थे अगर एमसीडी हमारे पास होती तो हम ऐसा कर लेंगे, और अगर केंद्र में हमारी सरकार होगी तो हम ऐसा कर लेंगे। और जब उनके पास एमसीडी भी आ गई और राज्य में सरकार भी थी, तब भी कुछ नहीं कर पाए वो। तो इस बात की नाराजगी लोगों में थी, तो उन्होंने मन बनाया उसके बाद कि नहीं, बदलाव चाहिए और जो केंद्र में सरकार है उनको ही अब कहीं ना कहीं राज्य में लाया जाए, और जिससे कहीं ना कहीं राज्य का डेवलप हो, दिल्ली का डेवलपमेंट हो, और तमाम जो आसपास के एरिया में जो गंदगी है, खासतौर पे एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में खींचातानी जो रहती है उसको खत्म किया जाए। हालांकि एमसीडी अब आम आदमी पार्टी के पास ही है, लेकिन तब भी जो स्थिति बदलनी थी वो बदलाव दिखा नहीं था। उसकी नाराजगी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों तक थी और मुझे लगता है कि वो टर्नआउट भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। जी पंकज, पूजा जी, जिस तरीके से यहां पर साफ सफाई जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वाति मालीवाल जो है वो ग्राउंड पर जाती हैं, एलजी ग्राउंड पर जाते हैं, वो स्थितियां बताते हैं और फिर उसके बाद वो एक कोर्ट को सामने रखते हैं कि आपने कहा था कि दिल्ली को आप क्यूटो बना देंगे, आप यमुना नदी को थेम्स जैसी नदी बना देंगे, और तमाम तरीके के वादे जो हैं वो वहां पर रखे जाते हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल खुद एक्सेप्ट करते हैं कि ना मैं यमुना साफ कर पाया, दिल्ली में गंदगी नहीं हटा पाया, कूड़े के पहाड़ जो है उन्हें नहीं हटा पाया, पॉल्यूशन यहां से खत्म नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं जहां पर उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा होने लग गई और वहीं से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आई। पूजा जी, मैं चाहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट कर दें। सुन पा रहे हैं? जी जी, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, हम बहुत पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं कि जैसे कि परिवार है तो छोटी छोटी बातों पे शुरू से ही आदत है अपने चीजों को, अपने जो कोई भी गलतियां हैं उनको बीजेपी के ऊपर मंड देने की, वो बीजेपी के ऊपर हमेशा से शुरू से आरोप लगाते आए हैं। आगे भी आप देखेंगे कि एमसीडी अगर उनके पास है या वो उसके कहीं कहीं अधिकारी हैं और वो अपने अंडर उसमें काम कराना है उनको, तो उसमें आगे भी वो ये बोलेंगे कि नहीं बीजेपी ने हमें नहीं करने दिया। जिस तरीके से उन्होंने पहले भी एलिगेशन लगाए कि नहीं बीजेपी का इसमें भी हाथ है, बीजेपी का इसमें भी हाथ है। उनके खुद के जो नेता हैं संजय जी, उन्होंने कल भी आरोप लगाया कि यहाँ से जो है एक निगम पार्षद को उठा लिया गया, मुस्तफाबाद विधानसभा से जो है लगते हैं, वहां से उठा लिया गया। पुलिस ने अभी तक उनको पकड़ के रखा है, करावल नगर थाने में उनको पकड़ के रखा गया है और अभी तक नहीं छोड़ा है। तो इसमें भी जो है बीजेपी का हाथ है। बीजेपी ने करावल नगर पुलिस को बोला कि भाई आप उनको पकड़ के बिठा लीजिए। वो ये नहीं बताएंगे कि भाई हमारे किसी नेता ने क्या गलती करी है और क्यों उनको पकड़ा गया है। वो सिर्फ इतना बताएंगे कि भाई इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है। तो कल को वो बोलेंगे एमसीडी अगर कोई काम नहीं कर पा रही है तो उसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है। तो वो शुरू से वो लोगों की आदत हो चुकी है। मुझे लगता है उनको इस आदत में सुधार करना चाहिए, वरना उनकी जो पार्टी है अब दिल्ली में से तो वैसे भी जाने वाली है, सरकार उनकी खत्म होने वाली है। तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा, पंजाब से भी अगर उनकी सरकार खत्म होगी तो डेफिनेटली पार्टी भी वैनिश हो ही जाएगी जल्दी से जल्दी। जी अजय जी, यहां पर तमाम तरीके के मुद्दे जो हैं वो रखे गए हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी की रैली को फॉलो कर रहा था और उसमें उनका एक बयान सामने आता है। वो 3 ऋतुओं का जिक्र करते हैं, 3 मौसमों का जिक्र करते हैं और इन मौसमों में वो कहते हैं कि ठंड बढ़ती है, पॉल्यूशन 500 के पार पहुंच जाता है, गर्मी बढ़ती है, लगातार पानी की समस्या दिल्ली में देखने को मिलती है, टैंकर माफिया जो है वो अपना राज चलाते हुए यहां पर नजर आते हैं और कहीं ना कहीं इसी तरीके की स्थितियां जो हैं वो लगातार बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां जिस तरीके से बन रही थी, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती थी और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इन्हीं मौकों को भुना है। देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी ये जान रही थी कि हमारा वोट ऑफ परसेंटेज 33 से 37 से अबव नहीं जाता है,
लगातार विधानसभा। तो बीजेपी ने अपनी एक रणनीति बना ली थी, जो अभी एमएमसीडी के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी का परसेंटेज जो 40 से ऊपर चला गया था, 42 था। तो बीजेपी जान गई थी कि हम ज़्यादा अपने मत बढ़ा नहीं सकते। इसके बाद क्या हुआ, खास तौर से अमित शाह वगैरह ने मेहनत की और झुग्गी झोपड़ी में जा कर के गए। झुग्गी झोपड़ियों में इनको बोर्ड नहीं, बड़े योजनाबद्ध तरीके से इनकी प्लान वे पे इन्होंने पूरी रणनीति, पूरी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम किया और उस पर ये सफल भी हुए। दूसरा क्या है, इनके साथ पूर्वांचल उत्तराखंड का बोर्ड गया था आपके साथ, वो बोर्ड नहीं। इसके पहले सिख जो था, हकीकत में सिख पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को वोट नहीं करता था, पंजाब में भी पंजाबी करता था, मगर सिख और जब बीजेपी का गठबंधन हो जाता था तो वहाँ सरकार बन जाती थी। इस बार सिख भी इनके विरोध में नहीं है, ये एक नई चीज़ कि भाजपा ने क्या किया, यूपी वगैरह में 84 के दंगे के जो थे वो सब लोग जेल में, काफ़ी बुजुर्ग हो गए, 84 के दंगे में शामिल लोग, मगर वो जेल में। इसका भी सिखों पे असर पड़ा, जिस तरह से मोदी ने जाकर के योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पे जाकर के बर्तन धोना है, सब करना, तो उनसे विरोध हट गया। तीसरा जो मेन बात रही कि मुस्लिम क्षेत्र में, हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम क्षेत्र में आप ये यहाँ से अंदाज लगा लिए, करेक्ट 7 बजे मुस्तफाबाद में प्रियंका गांधी पहुँच गई, करेक्ट 7 बजे। पूरे मुस्लिम एरिया पे मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्तफाबाद पे AIMM अच्छी लड़ी और ओखला में अमानतुल्लाह सुबह से परेशान है, लगातार उनसे हेल्प मांगते रहे कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता भेजिए। कई जगह से मटिया महल में ये पोजीशन हुई है कि आप पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। शीलमपुर में कांग्रेस बहुत अच्छा लगी। हकीकत यह है कि सबसे अच्छी रैली शीलमपुर में राहुल गांधी की हुई थी जी। तो मुस्लिम वोट बट गया है जी। अब बटने में कांग्रेस को भी गया है और AIMM को भी गया, आप पार्टी बटने की वजह से आपको, इसके पहले क्या था, कांग्रेस का टोटल वोट ट्रांसफर हो गया था। इस बार वोट बिल्कुल, इसलिए भी आप पार्टी, दूसरा आप पार्टी इतने घपलों में आ गई क्योंकि जेल चले गए, इनको क्लीन चिट नहीं मिली, तमाम चीज़ें। और आपको बता रहे स्वाति मालीवाल के घर की पिटाई होना, आज मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय इनके अपने फादर को लेके निकले तो पब्लिक ये कह रही थी, तब इनके फादर की तबीयत खराब थी, जब स्वाति मालीवाल वाले में बोलना था। ये भी लोगों ने कहा कि बुजुर्ग लोगों के लिए मतदान के लिए, मगर इनको क्या जरूरत थी, इस चीज़ को लोगों ने नौटंकी के रूप। दूसरा RSS ने इतने प्लांट वे पे लड़ा, एक बूथ में 51 यूथ रखे। पहला ये चुनाव था कि कांग्रेस का हर बूथ में और बीजेपी का मुस्लिम एरिया पे भी उनका बूथ पे उनके कैंप लगे। हालांकि मुस्लिम एरिया पे बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा, बिल्कुल नगण्य पोजीशन, मगर कांग्रेस के खेमे में जो भीड़ देखी गई उससे साफ आप नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा गेन कांग्रेस कर रही। वोट आप परसेंटेज उसका 10 से 14 के बीच में आ जाए, हो सकता 2-3 सीटें भी जीत जाए, मगर बीजेपी के लिए वरदान हो गई जी बीजेपी। वहीं आपको बता रहे एक नई बात ये देखी गई है कि मुस्लिम क्षेत्र पर मतदाता का जिस तरह से कांग्रेस के पर रुझान बना, उससे साफ है। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, चाहे अल्पमत में हो या बहुमत में, सरकार बीजेपी ही बनाएगी जी। मैं पंकज के पास लिए चलता हूं जी। पंकज, आप क्योंकि तमाम सीटों पर मौजूद थे, मैं कुछ सीटों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। नई दिल्ली सीट है, वो काफी इंपॉर्टेंट सीट है, हॉट सीट है, वहां पर किस तरीके के समीकरण आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप लगातार पूरी दिल्ली कवर कर रहे थे। आज जंगपुरा की सीट जहां से मनीष सिसोदिया खड़े हुए, वहां की क्या कुछ स्थितियां हैं, कालकाजी सीट पर क्या कुछ स्थितियां हैं, इसी के साथ साथ पड़पड़गंज सीट पर क्या कुछ स्थितियां हैं, और मैं चाहूंगा कि शाहीन बाग का भी ब्यौरा आप दें, क्योंकि जिस तरीके से अजय जी बता रहे हैं कि वहां पर भी मामला जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। पंकज बिल्कुल बेशक। देखिए आयुष, अजय सर जो बता रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का माहौल हमको देखने को मिला है। आज मैं सीलमपुर में जब था दोपहर को 3 बजे, जब वहां हंगामा हुआ था, उस वक्त मैं मौजूद था वहां पे, तो वही स्थिति बनी थी। जितने वोटर्स अगर आम आदमी पार्टी के बूथ के पास पहुंच रहे थे पर्ची लेने के लिए, उससे कई ज्यादा कांग्रेस के बूथ पर पहुंचते नजर आए थे। वही स्थिति दिल्ली में भी नजर आई थी, वही स्थिति हमको अन्य जगहों पे ओखला में AIMM और आम आदमी पार्टी के बूथ पे नजर आई है। कारण यही है कि जब से 13% मान लीजिए वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं, तो पहले ऐसा होता था कि जो मैक्सिमम वोटर जो होते थे मुस्लिम के, वो वोटर जाते थे आम आदमी पार्टी के फेवर में, वो आम आदमी पार्टी को ही वोट करे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो।
लेकिन इस बार मैक्सिमम सीटों में डिवाइड हुआ है। चाहे सीरमपुर को ले ले, मुस्तफाबाद सीट को ले ले आप, ओखला सीट को ले ले आप, या अन्य कई जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, वहां पे यही स्थिति है। या तो एआईएम लेके जा रहा है या कांग्रेस। जो वोट डिवाइड हो रहा है उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आ रहा है। अगर आप बात करेंगे सीट की बात, नई दिल्ली सीट को लेकर, नई दिल्ली सीट में शुरुआती दौर में था कि एक तरफा अरविंद केजरीवाल ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव जैसे जैसे पिक पकड़ता गया और जैसे जैसे तमाम सांसदों ने, करीबन 243 सांसदों ने पूरे दिल्ली में अपना प्रचार किया है, लोगों के घर गए हैं, उसके बाद मैन टू मैन मार्किंग के तौर पर अगर मैं कहूं तो एक एक कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात करना, जिला अध्यक्षों से बात करना, तमाम सांसद बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत के दौरान उनका अनुभव लेना, उससे उनको बूस्ट करना, उनको मोटिवेट करना, ये तमाम चीजें कहीं बड़ा फैक्टर रहा है, जिसकी वजह से लगातार परवेश वर्मा आगे बढ़ते नजर आए। और अब आप देखिए नेक टू नेक फाइट है, और उसका भी सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर कोई है तो संदीप दीक्षित होंगे, क्योंकि संदीप दीक्षित ने भी मजबूती से यहाँ प्रचार किया है। अगर आपको याद होगा, जंतर मंतर में उन्होंने चैलेंज किया था अरविंद केजरीवाल को भी और परवेश वर्मा को भी, दोनों नहीं पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मैसेज लोगों तक पहुंचा है कि संदीप दीक्षित मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जी पंकज, लगातार यही समीकरण जो है ये तमाम जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए पंकज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार दिल्ली में मतपेटियों में या कहें ईवीएम में जो भी सियासतदान है उनकी किस्मत तय हो गई है। 8 तारीख को इसका फैसला आना है। तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको चुनाव में लगातार बुना गया है। अब फैसला जो है वो जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है और ये फैसला 8 तारीख को सामने आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।